सभी बच्चे शांत रहें और जो लिखा गया है उसको थोड़ा ध्यान से रखें और अपने अपनी सभी बच्चे कक्षा 7 वाले सभी बच्चे SCRT अपनी बुक्स खोल लो, ठीक है। ठीक, जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के लिए होती है बुक्स, उस बुक्स को, ठीक। तो उस बुक्स में देखिए आज हम इकाई 3 सभी बच्चे खोल लें, ठीक, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। उसके नेचर को हम देखेंगे। तो वैसे भी हमारे किताब का ये पार्ट है थोड़ा अधिक बड़ा है, थोड़ा अधिक बड़ा होने की वजह से हम इस पार्ट को, इस भाग को, इस किताब के जो, हाँ बस ठीक है, ये किताब है, इस किताब को हम कई भागों में पूरा करेंगे, जिसमें आज हम भाग 1 को पढ़ेंगे, ठीक। तो बारी बारी से हम पढ़ते जाएंगे और सभी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे और जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे, ठीक। तो सभी बच्चे जो हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें, ठीक। सभी बच्चे शांत हो जाएं और अपने अपनी जो SCRT की किताब है उस SCRT की किताब में लाइन पे जो लिखा हुआ है उसको देखें, जो क्या लिखा हुआ है। पहले आप सभी बच्चे ध्यान से देखें और मैं पढ़ रहा हूँ उसी को आप समझते रहें, ठीक है। आप अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आज के युग की, आज के समय की, कि जो भी मानव रहता है, ठीक, जहाँ पर हम लोग रहते हैं अपने घर में, तो हमारे घर के आसपास आज हमें देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम कुर्सी मिलेगी, मेज मिलेगी, अलमारी मिलेगी, जल भी है, दूध भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भैंस है, जानवर है, भूसा है, पेड़ है, ठीक। उसके अलावा भी बहुत सारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ईंट है। आज हम देखते तो हमें हर जगह पर कूड़ा कचरा भी मिलता है। हमें ऐसी बात नहीं कूड़ा कचरा नहीं मिलता, हमें कूड़ा कचरा भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे आसपास की हैं और इन सारी चीज़ों को हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं और बड़े आराम से हम उन्हें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम अच्छी तरह से क्या है, फैमिलियर हैं, हमें जानते हैं। अब हम बात करते हैं मेज कुर्सी। तो मेज, अगर हम कुर्सी की बात करेंगे तो मेज हुआ या कुर्सी उसे लकड़ी से बना देते हैं। उसके अलावा वो एल्युमिनियम की बनी होती है, उसके अलावा वो लोहे की भी बनी होती है, लेकिन पहले ज़्यादातर लकड़ी की बनती थी। अब तो यह प्लास्टिक की भी बन के आ रही है, लोहे की बन के आ रही है, स्टील की भी बन के आ रही है और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट की भी बन के आ रही है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनती आ रही हैं। कौन है, जाओ उधर जाके मिलो जाएगा, ठीक। अब हम अलमारी की बात करते हो तो अलमारी भी देखो, अलमारी प्लास्टिक की भी मिलती हैं आपको देखने के लिए, लोहे की भी बनी होती हैं, लकड़ी की भी बनी होती हैं। ए लड़की, हम बात करें लकड़ी है, लोहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक पदार्थ है, एक मैटर है। ये क्या है, एक पदार्थ। अभी मैं समझाऊंगा मैं, ठीक है। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आंख से देखकर, ये आंख से देखकर, ठीक है, आंख से देखकर, हाथ से छूकर भी करते हैं, आंख से देख भी सकते हैं, उसे हम हाथ से छू भी सकते हैं। जल और दूध भी क्या है? जल और दूध क्या है? अगर हम जल की बात करें या दूध की बात करें, ये दोनों क्या हैं, एक तरल हैं, लिक्विड हैं। किसी भी गिलास में भर सकते हो, किसी बोतल में भर सकते हो, आराम से ऐसे पलट सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जिसे गिलास या किसी पात्र में आसानी से रख सकते हैं। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी हम आँख से छूकर कर सकते हैं, हमें खूब मालूम है। या हम लोहे की बात करते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, इसे आँख से देख सकते हैं। दूध है, आँख से देख सकते हैं, ठीक। जल है, आँख से देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, आँख से देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, तरल। तरल कहते हैं पतली होती है, इसे देख सकते हैं आँख से, इसे देख सकते हैं। एक तीसरी चीज़ और है,
लेकिन हमने अपने आसपास वायु को न तो देख सकते हैं, न ही हम उसे छू सकते हैं। केवल इतना काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो अगर हवा चल रही है तो महसूस करने लगे, जैसे वो हमारे शरीर से टकराएगी तब हमें महसूस होने लगेगा कि हवा चल रही है, ठीक। या किसी पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं तो आप कह सकते हैं कि हवा चल रही है। उसे देखा तो कोई सकता नहीं, न उसे छू सकते हैं, ठीक। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं, देखो वही बात है जो मैंने कहा है, ठीक है। अब हम ध्यान पूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं ऐसी हैं, अगर हम तीनों ही चीज की बात करते हैं, जैसे हम लोहा हुआ या जल हुआ या वायु हुई, हम तीनों ही चीज की बात कर सकते हैं। लोहे को हम देख सकते हैं, जल को हम देख सकते हैं, लेकिन वायु को देख नहीं सकते। लेकिन ये तीनों ही चीज इस प्रकार की हैं कि स्थान घेरती हैं। ये जगह अगर इसे कहीं रखोगे तो ये जगह को क्या करेंगी, उस जगह को ये क्या करेंगी, घेरेगी, ठीक। तो इसका मतलब है इसमें कुछ न कुछ क्या होगा, वजन होगा। जगह घेर रही है, थोड़ी बहुत ले रही है, तो कहीं न कहीं ये जगह घेर रही है तो थोड़ा बहुत वजन होगा। किसी में ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, तो कोई ऐसा है उसमें बहुत ही कम है, ठीक। तो हम अतः यह बात कह सकते हैं, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। इसका मतलब ये तीनों चीज किसकी बनी हुई हैं, ये और वायु, ये तीनों किसकी बनी हैं, पदार्थ की। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है, भार। भार का मतलब होता है वजन, जिसमें क्या होता है, भार, और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए पहली बात को गौर से देखिए, यहां पर कुर्सी दिख रही है आपको, सभी बच्चों को कुर्सी दिख रही है, ये अलमारी दिख रही है सबको, ये दूध दिख रहा है, ये देखो दूध भरा हुआ है, यहाँ पर देखो डाला जा रहा है, ठीक, अलग से दिख रहा है, डल्ला पतला था, ठीक है। अब ये एक मेरे पास एक जगह है, खाली स्थान है। इस खाली स्थान में मैंने कुर्सी उठा करके यहाँ रख दी, तो कुर्सी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी जगह क्या कर ली, घेर ली। ठीक इसी प्रकार से इस अलमारी को मैं अगर यहाँ पर लेके आऊंगा तो अलमारी भी यहाँ पर जगह घेरेगी, ठीक। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं दूध को भी लेके आऊंगा यहाँ पर तो ये भी क्या करेगा, जगह घेरेगा। उसके अलावा इसमें अगर हवा भी मैं डाल दूं तो हवा भी क्या करेगी, जगह घेरेगी। ये भी जगह को क्या करेगी, चाहे भले ही कम घेरे, जगह को घेरेगी, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है किसकी बनी होती, पदार्थ की। तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर यह बात पता चल गई है कि पदार्थ वह होता है जो स्थान को घेरता है। इतनी बात समझ में आई सबके, बहुत अच्छी बात। अब देखो थोड़ा हम आगे चलते हैं इससे। तो पदार्थ के बारे में पहले मुझे समझना है कि आखिर में वह पदार्थ क्या होता है। तो पहले मुझे उस पदार्थ के बारे में समझना है, आखिर में वो पदार्थ है क्या। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी किताब में, ये सारी चीज़ को मैं इस पीपीटी से उतार लेना, किताब में निशान लगा लेना। कल इसी से संबंधित मैं आपसे प्रश्न करूँगा, क्लास में पूछूंगा, पदार्थ की परिभाषा पूछ सकता हूँ, वो बताऊँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पदार्थ पढ़ना है। हमारा सबसे ज़्यादा बवाल बना हुआ किसके ऊपर, पदार्थ क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, पदार्थ। अब हमें ये देखना है कि पदार्थ है क्या। तो हम सबसे पहले पदार्थ जो होता है वो किसी न किसी चीज का बना ही तो होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा पदार्थ है, ठीक। ये पदार्थ किससे मिलकर के बना है, छोटे छोटे पॉइंटों से, ठीक। अभी देखिए समझ लिए, ये है वो छोटे छोटे पॉइंट, इन सबको इकट्ठा कर दो तो ये देखो बहुत बड़ा बन जाएगा। अभी समझते हैं। अभी समझने से देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले नीचे वाली एक इमेज देखिए, नीचे वाला एक इमेज दिख रही है, इसमें कोई व्यक्ति है और वो हाथ से ऐसे कर रहा है। हाथ से ऐसे करने का मतलब पता है क्या कर रहा है, उसके हाथ में जो बनी हुई धूल है ना, वो धूल देखो उड़ रही है, ये दिख रही है धूल उड़ रही है, ठीक।
अब दूसरे वाले चित्र को देखिए, यहां पर वो धूल के कण हैं जो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक, ये धूल के कण कैसे हैं? बहुत छोटे, हवा में उड़ रहे हैं, उसने ऐसे उड़ा दिया, हवा में उड़ रहे, बहुत छोटे। इन सभी धूल के कणों को इकट्ठा कर लो तो ये देखिए इतने हो जाएंगे। अब ये वाले सभी कण मैंने इकट्ठे कर लिए और एक सीक्वेंस में लगा दिए, तो ये बन गया भैया, क्या बन गया? ये चौक बन गया। अब यहां से देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूं, ये चीज तो क्या है? चौक। ये क्या है? ये तो ये तो देखिए बन करके बहुत बड़ा हो गया, तो ये क्या है? पदार्थ। अब हमने उस चौक को क्या किया? उसे घिसना स्टार्ट कर दिया। चौक लिया हमने ऐसे, अब उसे ऐसे घिसना स्टार्ट करेंगे। ठीक, घिसते 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 हमने सारा चौक घिस दिया। अब उस घिसते हुए चौक का क्या बन गया हमारे पास? ये चूरा। सही बच्चों समझ में आ रहा क्या बन गया? ये चूरा। अब ये बहुत सारा चूरा का मतलब क्या है? पाउडर बन गया। ठीक, अब उस पाउडर को भी हमने और घिसते रहे, तो घिसते घिसते देखो अब उस पाउडर को हमने हाथ पे लिया, हाथ में लगाने के बाद हमने थोड़ा ऐसे किया। ठीक, तो जैसे हम ऐसे हाथ से करेंगे तैसे क्या होगा? ये हवा में उड़ने लगेगा। अब हम गौर से एक चीज को और समझ सकते हैं कि सभी ने अपने कमरे देखे हैं। अगर हम उस कमरे को देखते हैं, उस कमरे में आप कितनी भी साफ सफाई कर दो कमरे में, ठीक, और उस कमरे में साफ सफाई करने के बाद आप उस कमरे को 8 दिन के लिए बंद कर दो, उसमें कुछ को जाना नहीं है, आपने साफ सफाई कर दी है, आप वहां से बाहर निकल आओ। जब 8 दिन के बाद उस कमरे में जाओगे तो किसी भी दीवार को देखोगे या वहां देखोगे, आपको कहीं न कहीं पर आपको धूल अवश्य मिलेगी। ठीक, धूल मिलेगी कि नहीं? तो ये वो धूल होती है, उस धूल को जब तुम झाड़ू से इकट्ठा करोगे तो वो काफी हो जाएगी। लेकिन तुमने 8 दिन पहले जो कमरे का फर्श साफ किया है, उस समय पर पोंछा लगाया, उस समय पर धूल का कोई कण नहीं था। लेकिन हमने जैसे ही 8 दिन के बाद क्या किया? कमरे को खोला तो हमने देखा उसमें बहुत धूल है। तो बहुत धूल क्या है? बहुत धूल बिखरी पड़ी है। अब हमने उसको झाड़ू से क्या किया? इकट्ठा किया। तो जैसे इकट्ठा कर लेंगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा और उसे डस्टबिन में डाल देंगे, तो वो धूल क्या मिलेगी? एक पाउडर बन गया कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या है? वो धूल के कण हैं जो हमें दिखाई तो देते नहीं है और हमारे आसपास खूब उड़ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही। और ये वो पाउडर है जो सारे धूल इकट्ठी होकर के एक जगह पर रखे हुए हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब यही सारी चीजों को हमें मिला करके क्या बन गया? यहाँ पर एक चौक। तो मैं यहाँ पर एक बात, ये बात मेरी समझ में आ गई यहाँ पर कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन कणों को क्या करते हैं? हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो एक बात मेरी समझ में यहाँ पर आ गई, पदार्थ का मतलब होता है कोई बड़ी चीज जिसे आंख से आसानी से देख सकते हैं हम। पदार्थ का मतलब क्या है? कोई बड़ी चीज। ठीक, उसी कंसेप्ट को देखियो मैंने यहाँ पर भी समझाया। ये है मेरे पास क्या है? एक ईंट है। अब ये बहुत सारी ईंटों, अब ये क्या है? बहुत सारी। ये तो क्या है? बहुत छोटी ईंट है। ये बहुत सारी ईंट हैं। इन ईंटों को इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं? एक घर। तो घर क्या है? ये एक पदार्थ ही आपका बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। अब इसी प्रकार से इस चौक की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? उस धूल के कण। ठीक, धूल के क्या हुए? कण। ठीक, और ये जो कण हैं जो आपस में थोड़े इससे बड़े होंगे, इन्हें हम कहते हैं अणु, यानी कि समूह। इकट्ठे हो गए, ये तो वो समूह बन गया। समूह का मतलब पता है? जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब इकट्ठे। सुबह भी मैंने पढ़ाया, तो मैं कलेक्टिव बारे में पढ़ाया था, तो कलेक्टिव नाउन जो पढ़ाया था उसमें सारी चीज समूह में आ रही थी। तो समूह का मतलब है यहाँ पे कुछ चीज अधिक इकट्ठी होंगी। अब इसी कंसेप्ट को हम अपनी किताब में देखते हैं। हालांकि यह किताब में डायग्राम हमारी SCERT में नहीं दे रखा है, इसे मैंने बाहर से लिया है। ठीक, इसे समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जैसे ही छोटे से कण की बात करें तो वह है एक छोटा सा कण। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए
साइंटिस्ट इस बात की खोज करते रहे कि आखिर में परमाणु कैसा होता है। तो परमाणु की जब वो खोज करते रहे तो उन्हें परमाणु दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जब किसी भी बहुत छोटी यंत्र से देखा तो उन्होंने यह चीज़ मानी कि परमाणु गोल होता है। उन्होंने केवल इस चीज़ को मान लिया कि परमाणु कैसा होता है, गोल, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो ये तो देखो क्या है, परमाणु, यानी सबसे छोटा क्या है, ये कण, पार्टिकल्स। क्या है ये, कण। तो जो सबसे छोटा हमारा प्रकृति में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। अब यहां पर देखिए, एक परमाणु तो ये है, एक परमाणु ये है। जब परमाणु एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अणु बना लेते हैं। जब यह सारे अणु बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा क्या बन जाता है। अब इन तीनों चीज में मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज कौन सी है, उससे छोटी चीज कौन सी है, उससे छोटी चीज कौन सी है, परमाणु। तो यहां पर इस जगह पर यह कंसेप्ट आ गया मेरे दिमाग में, ठीक, यह बात, यह सोच हमारे अंदर विकसित हो गई कि इस प्रकृति में जो सबसे ज्यादा छोटा होता है वो क्या होता है, परमाणु। ठीक, तो परमाणु क्या है, बहुत छोटा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब सुनिए, अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देखते हैं हम। इसमें देखिए क्या लिखा है, देखो, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। शांत हो जा पहले। इसका मतलब देखो, पदार्थ क्या है, यह पदार्थ जो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये लाइन हमारी किताब के अंदर लिखी है, जिसे हमने इस चित्र से समझ लिया है। ठीक, अब देखो, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। तो अनेक छोटे छोटे कणों से मिले, वो कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, परमाणु तथा अणु। ये देखो परमाणु, तो ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतना सब बच्चे बताओ, यहां तक तुम्हारी समझ में आया? अब यहां से जाने का किताब कौन कौन पढ़ेगा अपने घर पे जाकर के? जो किताब पढ़ेगा, जिसकी समझ में आए, वो मेरा ये देख लोगे आप 2-3 बार, तुम्हें विज्ञान जितनी टफ लग रही है वो उतनी ही सरल लगती जाएगी। क्योंकि विज्ञान को पढ़ने का नियम होता है, उसे बार बार रिवीजन करो, बार बार चीज को समझो। अब ये चित्र आपकी किताब में तो दिए नहीं है, ये मैंने पीपीटी में लगाए हैं तुम्हारे लिए समझाने के लिए मैंने, इसलिए विज्ञान को समझो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इससे थोड़ा देखिए बच्चों संभाल के। यहां पर तुम्हें एक चित्र दिख रहा है, गौर से एक चित्र दिख रहा है। एक चित्र देखिए, गोलाकार एक संरचना दिख रही है। यहां पर 2 गोले बने हुए हैं, एक नीला बना हुआ है और एक, उसके अलावा एक देखिए गोला यहां बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाला गोला है हमारे पास, जो थोड़ा हरा दिख रहा है ना आपको गोला, वो गोला हरा देखो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। वो कैसे घूम रहा है, यानी कि ये जो गोले हैं इसके चक्कर लगा रहा है। ये देखिए चक्कर लगा रहा है, ठीक, ये देखिए चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हरा वाला गोला है हमारा, यानी कि ये वाला, जिसे हमने नाम दिया है क्या, जिसे हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया, ये देखो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन भैया ये चक्कर किसके लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है इस केंद्र के, इसे कहते हैं हम केंद्र। तो ये क्या है, एक केंद्र है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, इस केंद्र के अंदर, इस सेंटर के अंदर 2 चीज उपस्थित है भैया। वो क्या है 2 चीज, यानी 2 गोले हैं, एक तो नीला है और एक क्या है, लाल। तो लाल वाला गोला भैया क्या दर्शा रहा है हमें, लाल वाला है भैया प्रोटॉन, इसे हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया नाम, और नीले वाले को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन।
अगर ये दोनों गोले लाल और पीले इस सेंटर में उपस्थित होते हैं तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियॉन। तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक, ये शब्द साथ लिखा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। तो अब यहां पर इस जगह इस चित्र से मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या बात आई है मालूम है? इसका मतलब ये कि हरा वाला गोला जो है, जैसे हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन्स का। हरे वाले गोले को हमने किसका नाम दिया है? इस हरे वाले को हमने नाम दिया, देखो भैया, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो न्यूक्लियॉन्स के चक्कर लगाते हैं, यानी जो नाभिक के क्या लगाते हैं? चक्कर। तो ये देखिए क्या है, ये देखो चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो इसके क्या लगाते हैं? चक्कर। तो यहां पर देखिए बात मेंशन कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नाभिक के चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वे होते हैं जो नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब कोई तुमसे पूछे कि नाभिक में कौन मिलता है, तो क्या बताओगे? नाभिक का मतलब होता केंद्र। केंद्र में कौन मिलता है? केंद्र में कौन मिलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मिलते हैं केंद्र में। यही तो केंद्र में, केंद्र हमारा यही तो सेंटर। केंद्र में कौन है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तुझे दाना दिखाई दे रहा है? इतना मुंह मार रहा हूं फिर भी दिमाग नहीं लग रहा। इलेक्ट्रॉन तो हमारा चक्कर लगा रहा है ये। और प्रोटॉन्स कहाँ हैं? केंद्र में। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हैं केंद्र में कौन होते हैं? केंद्र में होते हैं क्या? प्रोटॉन होंगे आपके, और कौन होंगे आपके यहाँ पर? न्यूट्रॉन होंगे। और चक्कर कौन लगा रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन्स क्या लगा रहा है? ये चक्कर। इतनी बात समझ गए इसी में से। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। ये देखो हमने पिछली बार ही पढ़ाया था, सबसे धूल का कण होता है, सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु। ठीक, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है हमारा? परमाणु, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक, और जो स्वतंत्र, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब घूम रहे हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं है। ये भी घूम रहे, ये भी घूम रहे, ये भी, ये अंदर ही अंदर चिपके हुए हैं। ये यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये इनके चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य के चक्कर बहुत सारे लगाते हैं, सूर्य भी घूमता रहता है। ठीक, इसी प्रकार से देखो। किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी, उस केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत ये क्या करेगा? उस केमिकल रिएक्शंस में ये क्या करेगा? कैन टेक पार्ट, भाग लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि परमाणु का जो क्या है, ये क्या है? बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, विच कैन नॉट लिव इन फ्री, वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, बट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग। तो इतनी जिस परिभाषा हमारी SCERT की बुक्स में लिखी हुई है, इसे हम क्या करना है? ये पढ़ना है। अब देखिए आखिर में परमाणु है क्या? हाइड्रोजन, एक H बनी है, यह परमाणु है। कार्बन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, सल्फर, क्लोरीन। अभी हम इसके बारे में देखो थोड़ा आगे अभी और विस्तृत से पढ़ेंगे। पहले इतना समझ में आया सब बच्चों के में? यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये भी घूमते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये परिभाषा को पढ़ लेना जो मैंने बताई अभी। ठीक है, बाकी घर जाकर के आपको सबको पढ़ना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आखिर में ये परमाणु से अणु कैसे बना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र देखिए, चित्र दिख रहा है आपको? इस चित्र के अंदर ये देखिए H बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक H प्लस एक H अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? H2। तो ये क्या हुआ? ये देखिए हुआ क्या? परमाणु। ये क्या है? हाइड्रोजन का
एक परमाणु, और ये भी क्या है, एक परमाणु। अब ये दोनों मिलकर के अब ये क्या हो गए, दो परमाणु। तो दो परमाणु मिलकर के क्या बन गए, अणु बन गया। तो ये किसका एक अणु बन गया, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का बन गया ये एक अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, तो देखिए ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एक अणु। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का मेरे पास क्या है, एक परमाणु। ठीक है, और एक परमाणु ये है ऑक्सीजन प्लस एक और ऑक्सीजन का परमाणु आया, ये परमाणु छोटे छोटे। ठीक, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, O2 क्या है, किसका अणु है, ऑक्सीजन का। ये क्या है, ऑक्सीजन का अणु। ठीक, इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये, और ये ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, ये एक परमाणु। तो यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखोगे यहां पर, देखिए शांत हो जाओ, हाइड्रोजन के कितने यहां पर, हाइड्रोजन के यहां पर दो परमाणु। ठीक, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु। ठीक, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, एक ये हो गया और एक ये हो गया हाइड्रोजन का, और ये एक ऑक्सीजन का। इन तीनों को हमने मिला दिया तो क्या हुआ, तो बन गया आपका H2O। अब हाइड्रोजन को देख लो, दो है, एक और एक, दो हो गई, ऑक्सीजन एक है। ठीक, तो ये क्या बन गया, H2O क्या है, पानी का क्या है, ये पानी का एक अणु बन गया, पानी का एक अणु बन गया H2O। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आ जाओ, ऑक्सीजन का एक परमाणु आ गया यहां पर, ये भी ऑक्सीजन का क्या है, एक परमाणु, और ये क्या है, कार्बन का एक परमाणु। अब इन तीनों को आपस में मिला दो। ठीक, जब तीनों को हमने आपस में बनाया तो बन गया हमारे पास क्या, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया एक परमाणु। ये देखो लिखा हुआ, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनेगा, एक। अब यहां से ये बात मेरी समझ में आई है कि जितने भी परमाणु हैं वो आपस में मिलेंगे तो कोई न कोई अणु बनता है। जब वो अणु आपस में मिलेंगे तो पदार्थ बनेगा जाकर के। ठीक, अब देखिए थोड़ा और हम देखते हैं। अब इन परमाणुओं की एक विशेषता होती है, आखिर में उस परमाणु की क्या विशेषता है मालूम है? तो मैं तीनों लड़कियों पे मेरी नज़र है, तीनों चारों पर, एक उस पर भी है, इस पर भी नज़र। अभी लेक्चर खत्म कर लूँ, उसके बाद तुमसे इसी से कल क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम ऊपर हंस रही है। इसलिए तो मैंने पहली बात कहा कि सरकारी स्कूल का बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं है। वो उसे मास्टर कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे वो कहीं पढ़ता नहीं है। उसकी बेटी वही आकृति होती है, बकरियाँ चुंगाने की, वही आकृति है। बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो उसमें ऊधम कर रही है। अब हम देखते हैं ये परमाणु आपस में एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बंध का मतलब होता है बॉन्ड। ये देखो लिखा हो बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं? ये देखो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गए। तो ये आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। अब हम देखते हैं ये है ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये जुड़ी है। ठीक, ये है हमारी ऑक्सीजन, एक ये देखो बॉन्ड है। ये बन गया क्या आपका H2। ठीक, तो ये H2 का, ये पानी का एक क्या है, एक छोटा कण है। यानी कि क्या है, पानी का एक अणु, सबसे छोटा क्या है, कण। ठीक, तो पानी का एक अणु बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप अमोनिया को ले लो। ये है हमारी N देखिए एक बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, अब ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के साथ जुड़ी है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी है। तो ये हमारा सूत्र हो गया मालूम है क्या, NH3। ऐसे ही तो लिखा जाएगा। यहाँ पर N एक है और H कितनी है, 3। तो क्या हो गया ये
तो ये क्या है, ये इसे कहते हैं अमोनिया। ये अमोनिया का क्या है, सबसे छोटा कण, यानी कि एक अणु बहुत छोटा, ठीक, इन्हीं से मिलकर के अमोनिया बड़ी बनती जाती है। अब हम इस बात को थोड़ा पढ़ लेते हैं जो हमारी SCERT की बुक्स में लिखा रखा है। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है। ये देखो अणु बन गए, ये बन गए अणु। तो ये क्या है, किसी पदार्थ, जो पदार्थ बनना है उसका छोटा कण है। उससे भी उसका छोटा कण, मूलभूत कण होता है, वो क्या है, परमाणु। तो ये क्या है, अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये हैं, ये कहीं न कहीं इन्हें रख दो तो ये स्टेबल रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ये क्या रहेंगे, एकदम स्टेबल, स्वतंत्र, एक जगह पर स्थिर रहेंगे, ठीक। किंतु केमिकल रिएक्शंस में ये भाग नहीं लेता है। जो भी प्रकार की कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं लेता है, भाग। थोड़ा आपको मैंने इसे समझा दिया, थोड़ा इस डेफिनेशन को आपको याद करना, ठीक। अब हम थोड़ा और हल्का आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब पदार्थ के बारे में उसमें ज़्यादा नहीं दे रखा है, केवल इतना ही दे रखा है, ठीक, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा इसमें देखो, पदार्थ की यहाँ पर थोड़ी अवस्थाओं के बारे में बताया गया है हमारी बुक्स में। तो आखिर में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। बहुत अच्छी बात। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस होती है। बहुत अच्छी बात। अब हम यहां पर देखते हैं, पहले ठोस को देखते हैं। ये क्या है हमारा, ठोस। तो ठोस को अगर हम गौर से देखें, पहले ठोस की चीज को, किसी भी ठोस चीज को हम गौर से देखें, तो ठोस चीज को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सारी चीज, पहली बात तो ये किसकी बनी हुई है, पदार्थ की तो बनी है। ये सारी चीजें, बक्सा, लोहा, ये सब पदार्थ की तो बनी हुई है। जैसे कि ये चीज पदार्थ की बनी हुई है, इसे हम घिसते जाएंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो आप ये समझो, जो आंख से दिखाई नहीं दे वो क्या है हमारा, परमाणु। और जो थोड़े थोड़े धूल के कण हमें दिखाई दे रहे हैं हल्के से, वो अणु हैं। तो उनकी इस प्लास्टिक को अगर जोड़ दें तो हमारा ये पेन बन जाएगा, ठीक। अब हम इसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस की। तो पेन को गौर से देखिए, ये पेन कैसा है मेरे पास, एकदम ठोस है, न तो टूट रहा है, न इसके आकार में कोई चेंजिंग हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कण उड़े हुए हैं ना, जो हमने कण उड़ाते हैं, उन कण को इकट्ठा हमने इतना कर दिया कि वो कण इससे इतने अच्छे तरीके, गोंद की तरह, गम की तरह इतनी अच्छी तरह से इस पर चिपके हुए हैं कि ये हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु जो होते हैं उसके छोटे छोटे, वो आपस में सटे हुए हैं। ये देखो, ठीक, इतने सटे हुए, बहुत ज्यादा इतने सटे हुए, पिचक नहीं रहे हैं बिल्कुल, ठीक। इसको थोड़ा गौर से देखना। ये तुम्हारी SCERT की बुक्स में क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है, ठीक। बहुत नजदीक है कण, यहां पर कण क्या है, नजदीक हैं, बहुत पास पास है, सटे हुए। इन कणों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। अब यहां पर थोड़ा इस लाइन को समझो। ठोस की अवस्था में कण, यानी कि जो अणु होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सब क्या हैं, अणु हैं, यानी कि कण हैं। कण क्या है, ये वो चिपक रहे हैं, देखो एक दूसरे, ये से चिपका है, ये से चिपका है, ये से चिपका, ये से चिपका, ये से चिपका, चिपक रहे हैं। तो वही तो क्या रहा है, ये अत्यंत क्या है, पास पास। ये देखो सब पास पास हैं, ठीक है। अच्छी तरह से डेफिनेशन को समझ लेना, अभी आगे 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 और आएगी, ठीक है। जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, यानी कि दो अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। ये इतने पास पास हैं कि इनके बीच की जो दूरी है नहीं, बहुत ही क्या है, वो बहुत कम है। कम का मतलब क्या है, बिल्कुल है ही नहीं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल कम, बहुत ही न के बराबर, कुछ है ही नहीं, ये समझ लो आप। अब यहां पर गौर से देखो, पहली बात इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहां पर आकर्षण बल क्या है, अधिक। ये देखो, ये इसके साथ में चिपका हुआ है, ऐसे करके जैसे ये दो अणु बने हुए हैं, ये है, ये ऐसे करके इसके साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। इसका एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बना हुआ है, चिपकने वाला, ठीक। ये इसे चिपका है, इसे
जैसे चम्मक होती है वो चिपकाती है ना, इस प्रकार से ये दोनों चिपके हुए हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब होता है जो खींचने वाला बल होता है। जैसे चम्मक होती है, लोहे को पास रख दो तुरंत खींच लेती है, ठीक। उसे थोड़ा दूर रखेंगे तो वो नहीं खींचेगी, उसके पास में रखेंगे तुरंत खींच लेगी, तुरंत खींचती। लोहा मिलेगा तुरंत खींचती रही। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इनका आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक। यानी कि इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि ये इन्हें क्या अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम आकृति की बात करते हैं और आयतन की बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, निश्चित। इसकी संरचना देखो बिल्कुल सही है, ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी। इसे कहीं पर भी रख दो, चूहे को, ठीक, चूहा होता है, चूहे को किसी के अंदर घुस दो, किसी डब्बे के अंदर घुस दो तो सिकुड़ के छोटा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हल्का ही तो हो पाएगा, ठीक है। लोहे की कील है, लोहे की कील को किसी को भी दबा करके इसके अंदर घुस दो तो लोहे की कील ही रहेगी। वो ऐसे नहीं होगी कि पिचक करके कम हो जाए, इसका आकार कम नहीं होगा। हथौड़ा इतना बड़ा है, ईंट इतनी बड़ी है, ये ईंट इस मकान के अंदर लगी हुई है। अब से 50 साल पहले इस ईंट को निकालोगे तो ईंट का यही साइज मिलेगा तुम देखने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो यही कहा गया है, आकृति का मतलब होता है उसकी शेप और आयतन का मतलब वॉल्यूम, उसका वजन एक तरह का मान लीजिए वॉल्यूम होता है, वो कितनी जगह घिर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, दोनों निश्चित हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठोस में आकर्षण बल देखो होता है और उसका आकृति और आयतन क्या है, निश्चित है, ठीक। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, कितनी जगह घेर रहा है। इसको कहीं पर भी रख दो, ये इतनी ही जगह घेरेगा। बक्सा है हमारा, उतनी ही जगह घेरेगा। तो ठोस में कण क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं। थोड़ा हम और आगे हल्का सा अगर हम देखते हैं तो थोड़ा हम द्रव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ठोस के बारे में हमने जब पढ़ा था उसमें क्या थी खास बात, उसमें आकर्षण बल अधिक है और अणु क्या है, पास पास है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अणुओं को, थोड़े दूर हैं, दिख रहे हैं कि नहीं तुम, थोड़े अणु दिख रहे हैं तुम्हें, थोड़े दूर दूर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये थोड़े दूर हैं, अगर हम इसे ऐसे दाबेंगे तो ये दब जाएंगे आसानी से। थोड़े दूर हैं, अगर हम इन्हें थोड़े दाबेंगे तो थोड़े दब जाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में तुम्हारी। इसका मतलब क्या है कि ठोस में क्या थे, ये नजदीक थे, और द्रव में क्या है, थोड़े दूर है। द्रव में थोड़े दूर हैं और ठोस में क्या थे, हमारे बिल्कुल पास पास थे, यानी सटे हुए थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब इसमें देखते हैं, गौर से इसे थोड़ा पढ़ते हैं। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। ये देखो बात हमने साइड कर ली, देखो ये बात हमारी SCERT की किताब में लिखी है सरकारी में, ठीक। तो इसमें देखिए, इस बात को हमने यहां समझ लिया, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर पे थे, द्रव के थोड़े दूर हैं। इतनी बात समझ में आई। जिस कारण दो अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा कम होती है। ये थोड़े दूर हैं तो क्या होगा, जिसके कारण दो अणुओं के बीच की जिनकी दूरी क्या है, इनकी दूरी थोड़ी क्या है, हल्की हल्की क्या है, कम। इनमें आसान से ठोस की अपेक्षा कम ही है इनकी दूरी, ठोस की अधिक थी, ठीक। जैसे पानी, ये पानी क्या है, द्रव है। अब गौर से देखिए इसमें, अब इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, इस पानी के अंदर अगर हमें एक लोहे का बोल्ट ले लें इतना बड़ा, उस लोहे का बोल्ट देखा तुम, लोहे का वो होता ठोस, उस ठोस को अगर हम इस पानी के अंदर डाल दें तो वो ठोस इस पानी से होते हुए आकर के यहाँ पर रख जाएगा, क्योंकि वो ठोस है, वो यहाँ से ऊपर आया, उसने आकर के यहाँ अपनी जगह क्या कर ली, उसने जगह गिर ली। पानी में क्या होता है, पानी में कण थोड़े दूर दूर थे, इसलिए पानी यहाँ से इतनी जगह जो पानी घिरा हुआ था वो इसकी जगह पर पानी थोड़ा ऊपर पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। पानी की अगर हम देखें जाए कंडीशन को, अगर हमने पानी इस गिलास में लिया है तो इससे थोड़ा चौड़ा वाला जो गिलास है इसमें भी पानी को हमने आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा हमने इस पानी को इस पतले से पाइप में भी ले रखा है यहाँ पर। लेकिन कोई भी ठोस चीज है हमारी, चौकोर ईंट है, अगर उसके लिए डब्बा इतना बड़ा है तो इसी डब्बे के अंदर आएगी। अगर डब्बा हमने ऐसे करके ऐसे लंबा लंबा ले लिया तो ये ईंट इसके अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका आकार ऐसा है, जैसा बना हुआ कम तो हो नहीं सकता।
तो ठोस का आकार जैसा होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। वो लड़की देखो सो रही है, ये वाली लड़की, या मास्टर पढ़ा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं दरगाह तक। अगर हम आयतन की बात करें तो देखिए आयतन क्या है यहाँ पर, निश्चित। आयतन का मतलब वो जगह अब तो अपनी निश्चित घूरेगा, तो जगह क्या करेगा, वो एकदम निश्चित घेरेगा। ठीक, अब हम इसमें देखिए इसमें क्या है, ये जगह तो उतनी ही घेरेगा लेकिन इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। यहां पर देखो इस आकार में, यहां पर देखो इस डब्बे में आ गया, यहां ऐसे में आ गया। जैसे तेल को चाहो तो इस बोतल में रख लो पतली में, एक बड़े डब्बा लिया उसमें भी रख लो, ठीक, एक कटोरी में रख लो, प्लेट में रख लो। ये सब क्या है, ब्लड क्या है, रक्त क्या है, एक तरल है एक द्रव है। ठीक, दूध क्या है, तरल है। मरकरी क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये द्रव के क्या हैं, उदाहरण। ये द्रव के क्या हैं, उदाहरण। ये देखिए ये सब द्रव के उदाहरण हैं। इसका जितना वजन है वो उतना ही रहेगा। ठीक, थोड़ा हम और आगे देखते हैं, बस एक दो स्लाइड और बची हैं, अभी रुक जाओ। अब गैस के बारे में थोड़ा देखते हैं, केवल 2 स्लाइड बची हैं थोड़ा। अब हम गैस के बारे में देखते हैं। गैस के बारे में मुझे देखो क्या समझना है, गैस के बारे में मुझे देखो ये समझना है। ये देखो कहाँ पर है, बहुत दूर है कि नहीं ये कण। यहाँ देखो ये डायग्राम हमारी बुक में बना हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पर एक बात आई कि गैस में क्या होता है, कण बहुत क्या होते हैं, ये क्या होंगे, बहुत ही दूर होते हैं। पहली बात ये देखिए, गैस की अवस्था में कण जो है कैसे होते हैं, बहुत दूर। अणुओं के बीच की दूरी कैसी होती है, अधिक होती है। अब ये इतनी दूरी पर है कि इसके अंदर जितना चाहो उतना आप दाब सकते हो और जहां चाहो उस जगह पे ये फैल जाएंगे। अगर हम इस कमरे के अंदर में कोई भी धूप बत्ती लगा दें तो हमारे पूरे कमरे में खुशबू तो आ जाएगी। तो इसका मतलब होगा हमारा पूरा कमरा क्या है, खुशबू से क्या हो गया, भर गया। लेकिन फिर भी इसमें इतनी दूर पर कण है, इसमें चाहो तो 10 आदमी और आ सकते हैं। ठीक, तो ये बात होती है गैस की। ठीक, अब गैस को देखो, ये धुआं क्या है, गैस। ठीक, धुआं क्या है, ये सब गैस ही तो है। ठीक, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सब क्या है, ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन देखो ले रहे हैं। प्रोपेन क्या है, गैस है। अमोनिया क्या है, गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये सब जहरीले गैस हैं। इसके अलावा देखिए गैस कहाँ भरी जाती है, सिलेंडरों में। ठीक, ये देखिए सिलेंडर दिख रहे हैं, सीएनजी के भी सिलेंडर हैं वैसे, और ये आपकी धूप बत्ती है। तो गैस का क्या उदाहरण है, गैस के ये सभी गैस के क्या है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बस गैस में क्या सा होता है, इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। दूसरी बात, न तो आकृति निश्चित है न कोई आयतन निश्चित है। न तो गैस के बारे में देखिए, न तो उसकी संरचना कई सही तरह की दिख रही है। धुआं क्या है, उसकी कोई शक्ल तो है नहीं धुआं की कि स्पेशल उसकी आकृति बनी हुई है, और न धुआं का कोई स्पेशल वजन है, क्या उसे तोलोगे वो धुआं को। ठीक, तो कोई स्पेशल वजन भी नहीं है। तो ये चीज क्या है, यहाँ आकृति आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। अब हम थोड़ा और आगे देखना, यही मेरी लास्ट स्लाइड बची है। ठीक, इस थोड़ी लास्ट स्लाइड को देख लो, उसके बाद सबकी छुट्टी, अपने घर जाके पढ़ना बाकी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पदार्थ की आणविक संरचना, हम उसकी आणविक संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सही बच्चे, शांत हो जाएं। देखिए, 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है। एक अणु तो ये है और एक अणु ये है, ऐसे करके ये आपस में क्या लगा रहे हैं, एक जुड़े हुए बल लगा रहे, खींच रहे हैं। ठीक, जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस की अवस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आकर्षण अधिक है। ठोस में आकर्षण कैसा होता है, अधिक होता है, जिसके कारण ठोस की आकृति और आयतन कैसे होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है अभी। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखो, द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है। अगर हम द्रव के
अणुओं की बात करते हैं, देखिए ये बने हुए हैं, ये देखिए ठोस के अणु बने हुए हैं, ये अत्यंत पास हैं। ठीक, अब हम द्रव की बात करते हैं, ये थोड़े दूर दूर हैं। ठीक, जैसे पानी हो गया, ये चित्र बना होगा आपकी किताब में। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ आकर्षक बल ठोस के, यहाँ ठोस की अपेक्षा में क्या है आकर्षक बल थोड़ा कम है। ठीक है, यहाँ आकर्षण बल क्या है कम, और यहाँ पर क्या है आकर्षण बल अधिक। समझ गए, यहाँ पर आकर्षण बल का मतलब खींचतान जुड़े हुए हैं ठोस में, यहाँ ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम है। ठीक, ठोस में देखिए इससे थोड़ा कम है इसमें। ठीक, जिससे इनकी आकृति निश्चित नहीं रहती परंतु आयतन निश्चित रहता है। आयतन का मतलब होता है वो जगह घेरा घारी है, वो अपनी ऐसे कर लेते वॉल्यूम। ठीक है, अब हम गैस की बात करें, गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। ये देखो, यही चीज मैंने अभी पढ़ाई है, कितनी दूर दूर है ये देखो। ठीक है दूर दूर, बहुत दूर दूर हैं, सभी बच्चों को दिख रही है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ आकर्षण बल क्या है बहुत ही कम। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा दूर है, ये यहाँ आकर्षण बल क्या है, यहाँ आकर्षण बल बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, ये लिख तो है बहुत ही कम है, आकर्षण बल बहुत ही कम है, नगण्य बहुत कम, नगण्य। ठीक, आकृति जिसके बाद आकृति और आयतन दोनों क्या है अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का आकार है। आप गैस को कहीं पर भी रख दो जला करके, जिस बर्तन में रखो वहीं पे जलने लगेगी। किचन में रख दो, कहीं पे रख दो, डब्बे के अंदर डाल दो, कैसे डाल दो, इसमें लगा दो, वो तो हर जगह पे गैस चलती रहेगी। तो थोड़ा हमें इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि जो मैंने पीपीटी के अंदर बना के लाया हूँ उसको बड़े ध्यान से तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस चीज़ पर अच्छी तरह से अमल करना है। और विज्ञान को एक बार नहीं कम से कम कई बार पढ़ा जाता है। कई बार पढ़ने के बाद कैसा होता है तभी वो विज्ञान हमारी समझ में आती है, वैसे नहीं आती है। आज के लिए हम केवल यहीं पर, बाकी हम कल पढ़ेंगे इससे को। ठीक, सभी बच्चे अपने अपने क्या करेंगे, अपने अपने घर जाके इस अध्याय को पढ़ेंगे जाकर के। ठीक, बाकी आज के लिए यहीं पर हम चलते हैं। ठीक, सभी बच्चे जाकर के अपने अपने घर पहुंचेंगे जाकर के। ठीक, जब तेरा